to SPMIS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 5th November 2020. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can download the PDF version of September 2020 magazine from our website spmisacademy.com. You can also join our WhatsApp group through the link given in the description section for more study materials. This is the list of the topics that we'll cover from today's newspaper. The first article is taken from editorial segment. It is about Bhupen Hazarika, and this topic is important from our syllabus paper 6 Assam culture point of view, important personalities of Assam. तो आज का दिन 5 नवंबर इस डेथ एनिवर्सरी ऑफ लीजेंड भूपेन हजारिका, और इसी कारण से ये आर्टिकल असम ट्रिब्यून के न्यूज़पेपर में आया है. तो भूपेन हजारिका साहब वॉज बॉर्न ऑन 8 सितंबर 1926 इन सदिया of Assam, while he died on 5th November in 2011 in Mumbai. तो भूपेन हजारिका साहब के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं जो इस न्यूज़ पेपर में दिया हुआ था. He was awarded भारत रत्न अवार्ड इन 2019 itself posthumously, एंड इसके अलावा उनको दादा साहब फाल्के अवार्ड भी मिल चुका है जो फिल्म जगत का सबसे हाईएस्ट अवार्ड होता है. एंड ही हैज़ सैंग सॉन्ग्स इन असमीज़, बंगाली, हिंदी, ये तो आप जानते ही होंगे. और अगर उनकी पढ़ाई की बात की जाए, स्टडीज़ की बात की जाए, तो ही स्टडीड फ्रॉम बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU, और उसके बाद वो अपना PhD परस्यू करने के लिए ही वेंट टू कोलंबिया यूनिवर्सिटी इन US इन 1949. और यहाँ पे उनके लाइफ में एक मेजर टर्न आया, एक चेंज आया. ये जो टाइम था 1940s का 50s का, वो US के अंदर जो कलर्ड लोग थे वो उनके सिविल राइट प्रोटेस्ट का टाइम था. सिविल राइट प्रोटेस्ट वाज ऑन इट्स हाइट ड्यूरिंग दिस टाइम, जब भूपेन हजारिका साहब ने US में कोलंबिया यूनिवर्सिटी को ज्वाइन किया था. उस टाइम में मार्टिन लूथर किंग जूनियर वो प्रोटेस्ट कर रहे थे फॉर द सिविल राइट्स ऑफ कलर्ड पीपल, और उसमें उस कारण से जो सिविल राइट्स चल रहे थे US में उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट या इम्प्रेशन पड़ा ऑन द अंडरस्टैंडिंग और साइकोलॉजी ऑफ भूपेन हजारिका. And there itself in Columbia University, he came into close contact with the black civil rights icon पॉल रोबेसन. तो पॉल रोबेसन US के उस टाइम के बहुत ही पॉपुलर फुटबॉल प्लेयर थे, कंसर्ट आर्टिस्ट थे, एक्टर थे, और वो भी कलर्ड लोगों के लिए, ब्लैक लोगों के सिविल राइट्स के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे. और उस दौरान कोलंबिया यूनिवर्सिटी में उनकी मुलाकात, भूपेन हजारिका साहब की मुलाकात पॉल रोबेसन से हुई, और ही केम इनटू क्लोज कॉन्टैक्ट विद इट. वंस अपॉन ए टाइम भूपेन हजारिका साहब ने ये भी स्टेटमेंट दिया था कि मी एंड पॉल रोबेसन आर सेम बोट ब्रदर. तो क्यों उन्होंने सेम बोट ब्रदर कहा, क्यों उन्होंने कहा कि जैसा US में कंडीशन है मोर और लेस वही प्रॉब्लम इंडिया में भी है. जब भूपेन हजारिका साहब US गए तो उनको रियलाइज़ हुआ कि ये जो डिस्क्रिमिनेशन का प्रॉब्लम है वो तो इंडिया में उन्होंने देखा ही था कि कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, रिलीजियस बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, कम्युनिटी बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, वो डिस्क्रिमिनेशन का प्रॉब्लम जो है वो बस इंडिया में नहीं है. It is a global phenomena in one form or the other. In US it was on the basis of color या रेस, इंडिया में इट वॉज ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन, कम्युनिटी. तो इस तरीके से भूपेन हजारिका साहब को रियलाइज़ हुआ कि जो प्रॉब्लम्स हम इंडिया में फेस करते हैं वही प्रॉब्लम्स इन वन फॉर्म और द अदर इज़ अक्रॉस द वर्ल्ड. और इस कारण से उन्होंने कहा कि मी एंड पॉल रोबेसन आर सेम बोट ब्रदर, हम लोग सेम काइंड के प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं. ऑफ कोर्स भूपेन हजारिका हिमसेल्फ नेवर फेस्ड सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम पर्सनली, बट ही वाज कंसर्न्ड अबाउट द प्रॉब्लम ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, सोशल एंड इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन इन इंडियन सोसाइटी, और वो उसको चेंज करना चाहते थे. हिज इंक्लिनेशन वॉज ऑलवेज टुवर्ड्स एंटी डिस्क्रिमिनेशन, ह्यूमैनिटी, इक्वालिटी, लिबर्टी एंड अ स्ट्रॉन्गर सोसाइटी. और इस कारण से ही वॉज वेरी मच इंस्पायर्ड विथ द US एंटी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन राइट्स प्रोटेस्ट. तो
उसके बाद से ये जो यूएस में जो उनका स्टे था, दैट रिफ्लेक्टेड इन ऑलमोस्ट ऑल ऑफ हिज सॉन्ग्स। जो उन्होंने गाने लिखे, पोइम्स लिखे, उसमें ये एंटी डिस्क्रिमिनेटरी अप्रोच उनके गानों में भी, पोइम्स में भी झलकता है। इस आर्टिकल में भी किस तरह का कुछ एक सॉन्ग लिखा हुआ है, हे डोला दैट हैज़ बीन रिटन ओनली फॉर द प्लाइट ऑफ डाउन ट्रोडन। अब आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखो, पीटी में ना पूछेगा, ना मेंस में पूछेगा। मेंस में हो सकता है कि भूपेन हजारिका साहब के बारे में पूछ ले, तो उसमें आप ये सारी बातें लिख सकते हैं, और लिख सकते हैं कि कैसे ही वॉज कंसर्न्ड अबाउट एंटी डिस्क्रिमिनेशन और हाउ ही वांटेड टू रिमूव डिस्क्रिमिनेशन इन इंडियन सोसाइटी। और उसके कारण वो जो गाने भी लिखते थे उसमें ये एंटी डिस्क्रिमिनेटरी आइडियाज़ को वो प्रपोज करते थे। वहाँ पे आप इस एग्जांपल का, इस सॉन्ग का एग्जांपल लिख सकते हैं, हे डोला सॉन्ग। हो सकता है आपसे इंटरव्यू में पूछ लिया जाए कि भूपेन हजारिका साहब के जो सॉन्ग्स थे उसमें जो मेन आइडियाज़ किस तरह के होते थे, तो आप लिख सकते हैं कि वांटेड टू ब्रिंग इक्वालिटी, ह्यूमैनिटी, लिबर्टी एंड एंटी डिस्क्रिमिनेशन इन द इंडियन सोसाइटी, एंड दैट इज़ वाई सच ideas reflected in his songs as well as poems। इसी आर्टिकल में दिया है कि नो डाउट भूपेन हजारिका इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट जीनियस ऑफ इंडिया, एंड दैट इज़ वाई जो कमिंग जनरेशन है उसको भूपेन हजारिका साहब के कॉन्ट्रीब्यूशंस के बारे में जानना चाहिए। एंड बिकॉज ऑफ दिस ओनली सेबा बोर्ड ऑफ आसाम हैज़ इंक्लूडेड हिज सॉन्ग्स इन द स्कूल करिकुलम। The next article is taken from international segment. It is about the US formally pulling out of Paris climate deal. This topic is important from our syllabus paper 3 international agencies point of view. So पहले इस आर्टिकल का बैकग्राउंड समझ लेते हैं, पहले अच्छे से समझ लेते हैं कि पेरिस क्लाइमेट डील है क्या, और फिर समझेंगे करंट न्यूज़ को। तो देखो, 1990s के अर्ली फेज में ही वर्ल्ड कंट्रीज़ को रियलाइज़ हो गया था कि क्लाइमेट चेंज इज़ गोइंग टू बी अ बिगर थ्रेट फॉर वर्ल्ड कंट्रीज एंड द सर्वाइवल ऑफ द पीपल। तो क्लाइमेट चेंज टर्न आउट टू बी ए रियलिटी। उसके पहले तक क्लाइमेट चेंज की बातें होती थीं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बातें होती थीं, लेकिन नो वन टुक क्लाइमेट चेंज सीरियसली, क्योंकि क्लाइमेट चेंज एज ए कॉन्सेप्ट वाज नॉट इस्टेब्लिश्ड। किसी को भी उसके कंक्रीट एविडेंसेस नहीं मिले थे कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, and people's life are getting affected because of climate change. But by early 90s it was almost clear that climate change is reality. और इस कारण से 1992 में एक मीटिंग हुई यूनाइटेड नेशंस की, उसको हम लोग वर्ल्ड अर्थ समिट भी कहते हैं, जो रायो डी जेनेरियो में मीटिंग हुई। और इस मीटिंग में कुछ इम्पॉर्टेंट अग्रीमेंट साइन किए गए इन ऑर्डर टू कर्ब क्लाइमेट चेंज। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट अग्रीमेंट था रिगार्डिंग क्लाइमेट चेंज, उसका नाम है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, ये यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज UNFCCC, it was signed in Rio de Janeiro in Brazil in 1992 in the Earth Summit. This Earth Summit was convened by United Nations, और वहाँ पे ये अग्रीमेंट साइन किया गया, जिसका मेन पर्पस ये था क्लाइमेट चेंज को रोकना और लिमिट करना उसके पेस को। ये अग्रीमेंट साइन करना शुरू किया गया in 1992 and it was finally entered into force in 1994. As I said, the objective of this climate change agreement UNFCCC was to stabilize greenhouse gas emission. और इस UNFCCC में फैसला किया गया कि दुनिया के जो भी मेंबर कंट्रीज़ हैं वो साल में एक बार मिलेंगे यूनाइटेड नेशंस प्लेटफॉर्म पे, और वो मिल करके हर साल कुछ इंपॉर्टेंट फैसले लेंगे इन ऑर्डर टू स्टेबलाइज द इमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैस। और जो हर साल जो मीटिंग होगी उस मीटिंग को कहा जाएगा कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, COP। तो 1994 में यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज फाइनलाइज हो गया। तो 1995 में पहली COP बुलाई गई, पहली कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी बुलाई गई इन बर्लिन जर्मनी। और उसके बाद फिर 1996 में बुलाई गई दूसरी। फिर जो तीसरी COP थी दैट वाज कॉल्ड इन क्योटो इन जापान, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी नंबर 3 इन क्योटो जापान। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट प्रोटोकॉल फाइनलाइज हुआ। प्रोटोकॉल मतलब एक तरह का बाइंडिंग एग्रीमेंट, एक तरह का ऐसा एग्रीमेंट जिसको सारे कंट्रीज फॉलो करेंगे। तो देखो, एक होता है मोटे मोटे लेवल के कन्वेंशंस,
जैसे UNFCCC है कि ये मोटे मोटे लोगों ने अग्री कर लिया कि ठीक है हम मिल करके कुछ ऐसी चीज़ लेकर के आएंगे, ऐसी पॉलिसी लेकर के आएंगे जिससे हम लोग ग्रीन हाउस गैसेस के इमिशन को स्टेबलाइज कर सकें एंड वी शुड बी एबल टू कर्ब क्लाइमेट चेंज, द रेट ऑफ क्लाइमेट चेंज। लेकिन उस कन्वेंशन के अंदर फिर अलग अलग प्रोटोकॉल साइन होते हैं। प्रोटोकॉल्स आर ए काइंड ऑफ बाइंडिंग एग्रीमेंट, दे आर ए काइंड ऑफ क्वान्टिफाइबल टारगेट्स दैट अ कंट्री हैज़ टू मीट, दैट अ मेंबर हैज़ टू मीट। तो इसी तरह का एक प्रोटोकॉल 1997 में फाइनलाइज किया गया जिसका नाम रखा गया क्योटो प्रोटोकॉल। और ये क्योटो प्रोटोकॉल was signed in started इसको इस पे साइन करना शुरू किया गया 1997. It was proposed in 1997 and member countries started to agree, discuss and sign it, and finally it was entered into force in 2005. ये जो क्योटो प्रोटोकॉल है इसमें अलग अलग कंट्रीज़ को अलग अलग टारगेट्स दिए गए थे रिगार्डिंग स्टेबलाइजेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैस। अब अलग अलग कंट्रीज़ को कैसे डिफ्रेंशिएट किया गया था, तो इसके लिए एक प्रिंसिपल फॉलो किया गया था जिसका नाम है कॉमन बट डिफ्रेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्योटो प्रोटोकॉल वाज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ कॉमन बट डिफ्रेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो देखो कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब समझ लेते हैं। देखो कॉमन मतलब ऑल मेंबर कंट्रीज आर कॉमनली रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टेबलाइजिंग ग्रीन हाउस गैस। तो सारे के सारे कंट्रीज मिल करके कोशिश करेंगे कि ग्रीन हाउस गैस के इमिशन को लिमिट किया जाए, कम किया जाए। बट जो उसमें टारगेट्स होंगे दैट टारगेट्स विल बी डिफरेंशिएटेड, मतलब अलग अलग टारगेट्स होंगे अलग अलग कंट्रीज़ के लिए। जो इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज़ हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होगी, उनके जो टारगेट्स होंगे वो स्ट्रिंजेंट होंगे, जबकि जो बैकवर्ड कंट्रीज़ हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम होगी और उनके टारगेट्स जो होंगे वो स्ट्रिंजेंट नहीं होंगे। उनको मोर और लेस उनके ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं होगा। तो जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनके ऊपर लीगल ऑब्लिगेशन होगा, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनके ऊपर मोरल ऑब्लिगेशन होगा कि आपको ये चीज़ें करनी है, बट दैट वॉन्ट बी स्टिपुलेटेड अगेंस्ट देम। तो अब जरा ये भी समझ लेते हैं कि आखिर डेवलप्ड कंट्रीज़ को ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों दी गई हैं। देयर आर टू रीजन्स बिहाइंड गिविंग मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टू डेवलप्ड कंट्रीज़। फर्स्ट इज़ देयर कैपेबिलिटी। सिंस डेवलप्ड कंट्रीज़ आर मोर रिच, सो दैट इज़ वाई दे हैव कैपेबिलिटीज़। वो अमीर हैं, इस कारण से वो बेटर टेक्नोलॉजीज़ को अडॉप्ट कर सकते हैं और वो ग्रीन हाउस गैस इमिशन को कम कर सकते हैं। अब आप किसी गरीब कंट्री से तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि रातों रात वो अपने कोल फायर्ड पावर प्लांट को रिप्लेस कर दे न्यूक्लियर पावर प्लांट से या सोलर पावर प्लांट से, क्योंकि वो गरीब है, उसके पास उतनी टेक्नोलॉजी नहीं है, उतने रिसोर्सेज नहीं हैं। लेकिन जो रिच कंट्री है उसके पास कैपेबिलिटी है दैट इट कैन चेंज इट्स हार्मफुल इमिशन इंडस्ट्रीज इमिटिंग ग्रीन हाउस गैस इमिटिंग इंडस्ट्रीज इनटू ग्रीन इंडस्ट्रीज़। तो उसके पास कैपेबिलिटी है, रिसोर्सेज हैं। तो इस कारण से रिच कंट्रीज़ को, डेवलप्ड कंट्रीज़ को बड़ा टारगेट दिया गया है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा रखी गई है। जो दूसरा कारण है क्यों रिच कंट्रीज़ को रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा दी गई है, दैट इज़ हिस्टोरिकल बेसिस। जो अभी तक ग्रीन हाउस गैसेस इमिट हुए हैं, अभी तक जो भी क्लाइमेट चेंज हुआ है, उसमें इन रिच कंट्रीज़ का, डेवलप्ड कंट्रीज़ का रोल ज़्यादा है। सिंस दे आर रिच, दे आर मोर इंडस्ट्रियलाइज्ड एंड दैट इज़ वाई उन्होंने अभी तक बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियल इमिशन ऑलरेडी कर दिया है। तो जब उन्होंने अभी तक ज़्यादा इमिशन कर दिया है तो आने वाले टाइम में उनकी जिम्मेदारी ज़्यादा बनती है कि कम इमिशन करें। जो पुअर कंट्री है, जो अंडर डेवलप्ड कंट्री है, जो लेस इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री है, उसने तो अभी तक इमिशन किया ही नहीं। मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, आप किसी अफ्रीकन कंट्री को कंपेयर करें विथ यूएस, तो आप अब सूडान को कंपेयर करें यूएस के साथ, तो सूडान ने तो अभी तक उतनी इंडस्ट्रियलाइजेशन आई ही नहीं है। तो सूडान के पास ना कैपेबिलिटी उतनी है, ना सूडान ने अभी तक उतना इमिशन किया है। तो ये एक्सपेक्ट करना है कि सूडान और यूएस दोनों ही बराबर लेवल पे ग्रीन हाउस गैस इमिशन को कट डाउन करें, दिस इज अनजस्टिफाइबल। सूडान के पास कैपेबिलिटी भी नहीं है और हिस्टोरिकली भी सूडान ने उतना इमिशन किया नहीं है, जबकि यूएस के पास कैपेसिटी भी है और हिस्टोरिकली उसने ज़्यादा इमिशन भी किया है। एंड दैट इज़ वाई यूएस शुड हैव मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो बोथ सूडान एंड यूएस विल हैव कॉमन responsibility of cutting down greenhouse gases, but the responsibility will be differentiated. US responsibility will be more while Sudan's responsibility will be less. सो इस तरीके से डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज़ के रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिफ्रेंशिएट कर दिया गया है। अब जरा देखते हैं कि क्योटो प्रोटोकॉल जो इफ़ेक्टिव रहा फ्रॉम 2005 टिल 2020,
उससे क्या फ़ायदे हुए, कितना वो सक्सेसफुल रहा। तो देखो, जैसे ही क्योटो प्रोटोकॉल इम्प्लीमेंट किया गया, दुनिया के कुछ एक कंट्री जैसे कि यूएस, कनाडा, इन्होंने बहुत क्रिटिसाइज़ किया क्योटो प्रोटोकॉल को। खासकर इन्होंने आर्ग्यूमेंट्स दिए कि कुछ एक कंट्री हैं जैसे इंडिया और चाइना, ये लोग डेवलपिंग कंट्रीज़ में आते हैं और इस कारण से इनके ऊपर कोई लिमिटेशंस नहीं है अंडर क्योटो प्रोटोकॉल, और इस कारण से ये खूब इमिशन करते हैं। आपको पता है कि दुनिया का सबसे बड़ा इमीटर है, ग्रीन हाउस गैस का इमीटर है चाइना, और तीसरे नंबर पे है इंडिया, दूसरे नंबर पे है यूएस। तो यूएस और कनाडा ने ऐसा आर्ग्यूमेंट किया, ऐसा क्रिटिसिज्म किया क्योटो प्रोटोकॉल का कि इंडिया और चाइना जैसे कंट्री डेवलपिंग ग्रुप में आते हैं और उनके ऊपर कोई लिमिटेशन नहीं, और इस कारण से वो खूब सारा इमिशन करते हैं, जबकि यूएस के ऊपर, कनाडा के ऊपर अननेसेसरी लिमिटेशंस हैं। तो इस कारण से क्योटो प्रोटोकॉल वाज क्रिटिसाइज्ड एंड मैनी मेंबर कंट्रीज डिड नॉट स्टक. Many of the developed member countries did not implemented Kyoto Protocol in its right spirit according to the projected target. और इस कारण से क्योटो प्रोटोकॉल एट मैक्स रिमेंड पार्शियली सक्सेसफुल। क्योटो प्रोटोकॉल से कुछ खास फायदा हुआ नहीं। तो क्योटो प्रोटोकॉल के फेल होने के पीछे का मेन कारण क्या था कि अलग अलग कंट्रीज़ को अलग अलग तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी, और जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनके ऊपर फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी कि आपको अपना ग्रीन हाउस गैस इमिशन इतना कट डाउन करना है, सर्टेन परसेंटेज आपको कट डाउन करना ही करना है। सो इस कारण से क्योटो प्रोटोकॉल ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाया। तो जब अगला राउंड क्योटो प्रोटोकॉल वाज गेटिंग लैप्स्ड ऑन इन 2020, 2020 में क्योटो प्रोटोकॉल ख़त्म होना था। तो फिर फैसला हुआ 2015 में कि जब क्योटो प्रोटोकॉल ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद किस तरह का मैकेनिज्म हमें दुनिया भर में इम्प्लीमेंट करना है अंडर यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ताकि हम ग्रीन हाउस गैस को लिमिट कर सकें, उसके इमिशन को कम कर सकें। तो फिर फाइनलाइज किया गया पेरिस क्लाइमेट डील। 2015 में ही हमने फैसला कर लिया, जब हमारी पेरिस में मीटिंग हुई, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी नंबर 21 हुआ पेरिस के अंदर। तो 2015 में ही हमने फैसला कर लिया कि जब क्योटो प्रोटोकॉल ख़त्म होगा इन 2020, देन वी विल इस्टेब्लिश अ डिफरेंट सेट ऑफ मैकेनिज्म, और वो जो अलग सेट ऑफ मैकेनिज्म हमने फाइनलाइज किया दैट विल बी इम्प्लीमेंटेड पोस्ट 2020 आफ्टर क्योटो प्रोटोकॉल, उसको नाम दिया गया पेरिस क्लाइमेट डील। और पेरिस क्लाइमेट डील में लाया गया था कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन का, INDC का। क्योटो प्रोटोकॉल में क्या था कि कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर एक जो डेवलप्ड कंट्री है उसको एक फिक्स्ड टारगेट दिया गया था कि आपको ये टारगेट पूरा करना ही है, आपको ये ग्रीन हाउस गैसेस की इमिशन को कट डाउन करना ही है। जबकि पेरिस क्लाइमेट डील में उल्टा कर दिया गया, बोला गया INDC, इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, मतलब आप आओ खुद प्रपोज करो कि आप कितना इमिशन को कट डाउन कर सकते हो। अब आपको बताया नहीं जाएगा जैसे क्योटो प्रोटोकॉल में होता था कि आपको कितना कट डाउन करना है। यू कम, यू मेक योर ओन कमिटमेंट, इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड, एन को ध्यान से समझो, हर एक नेशन को अपना खुद डिटरमाइन करना है कि वो कितना इमिशन को कट डाउन करता है। तो यू योर सेल्फ कमिट हाउ मच अमाउंट ऑफ इमिशन यू कैन कट डाउन। दैट वाज द कोर आइडिया ऑफ पेरिस क्लाइमेट डील कि हर कंट्री खुद ही कमिट करे कि वो कितना कट डाउन कर सकता है और उसके हिसाब से उसको फॉलो करे। तो ये है क्योटो प्रोटोकॉल और पेरिस क्लाइमेट डील के बीच का अंतर। Paris climate deal is on the basis of self commitment while Kyoto protocol was imposed, and Paris climate deal is applicable from 2020 onwards once the Kyoto protocol lapses in 2020. अब इंडिया ने क्या प्रोमिसेस किए हैं वो भी जरा देखते हैं। इंडिया ने 3 मेन INDCs प्रॉमिस किए, इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडिया टू रिड्यूस द इमिशन इंटेंसिटी ऑफ बाई 33 to 35% बाई 2030। तो सरल शब्दों में हम कहें तो इंडिया ने कहा है कि हम अपनी इमिशन इंटेंसिटी को 33 to 35% कम कर देंगे ऑफ 2005 लेवल बाई 2030। तो 2005 में जो हमारी इमिशन इंटेंसिटी थी उसको हम लोग 33 to 35% कम कर देंगे 2030 तक। ध्यान रखें, ये इमिशन इंटेंसिटी है, ओवरऑल इमिशन नहीं है। इमिशन इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज इमिशन पर यूनिट GDP, इट इज़ नॉट ओवरऑल इमिशन। इमिशन पर यूनिट GDP मतलब जितना हम CO2 इमिट करते हैं उसको GDP से डिवाइड कर दें हमारे GDP की साइज से, तो दैट इज़ नोन एज इमिशन इंटेंसिटी। जो दूसरा हमारा INDC है कमिटमेंट था, दैट वाज टू क्रिएट एन एडिशनल कार्बन सिंक ऑफ अबाउट 2.5 to 3 बिलियन टन्स ऑफ CO2। कार्बन सिंक होते हैं फॉरेस्ट को ही हम लोग टेक्निकल टर्म्स में कहते हैं कार्बन सिंक। तो बाहर इंडिया ने कमिट किया कि हम
एक्स्ट्रा फॉरेस्ट लगाएंगे, इतना एक्स्ट्रा फॉरेस्ट लगाएंगे जिससे हम लोग एक्स्ट्रा 2.5 to 3 बिलियन टन्स ऑफ CO2 को एब्जॉर्ब कर सकें। आपको पता है कि फॉरेस्ट कैन एब्जॉर्ब CO2 फ्रॉम एटमॉस्फेयर, तो हम इतना फॉरेस्ट एक्स्ट्रा लगाएंगे जो कि 2.5 to 3 बिलियन टन्स ऑफ CO2 को एब्जॉर्ब कर सके। तीसरा INDC है दैट वी विल हैव 40% ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी मिक्स बाय 2030, मतलब 2030 तक हमारी जो भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, पावर प्रोड्यूस होगी, उसका 40% इलेक्ट्रिसिटी विल कम फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज लाइक विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी। तो इंडिया के कमिटमेंट की तरह, इंडिया के INDC की तरह बाकी सारे मेजर कंट्रीज ने भी अपना अपना INDC प्रपोज किया। फॉर एग्जांपल चाइना ने कहा कि वो 60 to 65% इमिशन इंटेंसिटी कम कर देगा बाय 2030 ऑफ इट्स 2005 लेवल। यूएस ने कहा कि वो 26 to 28% कम कर देगा। यूरोपियन यूनियन ने कहा कि वो 40% तक कम कर देगा। तो इस तरह से अलग अलग कंट्रीज ने अपना अपना डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन पब्लिश किया। अब जरा देखते हैं करंट न्यूज़ पे आ जाते हैं। 2017 में यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस किया कि यूएस विल पुल आउट ऑफ पेरिस क्लाइमेट डील। तो यूएस को क्योटो प्रोटोकॉल से भी तकलीफ थी, उस टाइम में तो समझ आता था। अब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम लोग पेरिस क्लाइमेट डील को भी फॉलो नहीं करेंगे, और इसके पीछे उन्होंने कारण क्या बताया। उन्होंने कहा कि अगर पेरिस क्लाइमेट डील को हम लोग फॉलो करते हैं तो हमें कोल बेस्ड पावर प्लांट्स, थर्मल प्लांट्स को बंद करना होगा और उससे हमारी इकोनॉमी को नुकसान होगा। और उन्होंने कहा कि ओवरऑल इट विल कॉस्ट अबाउट $3 ट्रिलियन टू यूएस इकोनॉमी एंड इट विल लीड टू जॉब लॉसेज ऑफ अबाउट 6.5 मिलियन जॉब्स। तो लगभग 65 लाख लोगों की नौकरी जाएगी और $3 ट्रिलियन का नुकसान होगा, और इस कारण से हम लोग पेरिस क्लाइमेट डील से विड्रॉ कर रहे हैं। मतलब सरल शब्दों में बोले तो इकोनॉमिक फैक्टर को उन्होंने इंपॉर्टेंस देते हुए पेरिस क्लाइमेट डील से यूएस को विड्रॉ करा दिया। सो दैट मीन्स ही नेग्लेक्टेड द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट फोकसेज ऑन बैलेंसिंग बोथ इकोनॉमी एज वेल एज इन्वायरमेंट, लेकिन उन्होंने इकोनॉमी को प्रायोरिटी दी और फिर पेरिस क्लाइमेट डील से यूएस को विड्रॉ कर लिया। अब करंट न्यूज़ देखते हैं। द करंट न्यूज़ इज कि द यूएस हैज़ ऑफिशियली पुल्ड आउट ऑफ पेरिस क्लाइमेट डील ऑन 4 नवंबर 2020। तो यानी कि कल के दिन ऑफिशियली यूएस की मेंबरशिप पेरिस क्लाइमेट डील से ख़त्म हुई है। तो अब जरा समझते हैं कि आखिर इतना लेट हुआ क्यों। 2017 में यूएस प्रेसिडेंट ने अनाउंस कर दिया था कि वो पेरिस क्लाइमेट डील से पुल आउट करेंगे, तो व्हाई इट टुक सो लेट। तो देखो, उन्होंने 2017 में ज़रूर अनाउंस कर दिया था कि यूएस विल पुल आउट ऑफ पेरिस क्लाइमेट डील, लेकिन फाइनली इसके लिए एक्शन लिया उन्होंने 2019 में, यानी कि पिछले साल। और किसी भी डील से, इस पेरिस क्लाइमेट डील से किसी भी कंट्री को पुल आउट करने के लिए 1 साल का एडवांस नोटिस देना होता है। तो लास्ट ईयर यूएस ने एडवांस नोटिस सर्व कर दिया था पेरिस क्लाइमेट डील के UNFCCC के चार्टर में कि इट वांट्स टू पुल आउट ऑफ पेरिस क्लाइमेट डील, और वो 1 साल का नोटिस पीरियड अभी जाकर के कल ख़त्म हुआ है 4 नवंबर को। और इसके साथ ही नाउ यूएस हैज़ ऑफिशियली पुल्ड आउट ऑफ पेरिस क्लाइमेट डील। अब आज का आर्टिकल फिर से देखते हैं। आज के आर्टिकल में कहा गया है कि द इम्पैक्ट ऑफ दिस पुल आउट हिंजेज ऑन इलेक्शन रिजल्ट। मतलब ये पुल आउट से कितना फ़र्क पड़ेगा वो आज के इलेक्शन रिजल्ट से पता चलेगा। अगर जो बिडेन प्रेसिडेंट बन जाते हैं यूएस के, तो उन्होंने पहले ही डिक्लेयर कर दिया है कि वो यूएस को वापस से ज्वाइन करा देंगे टू पेरिस क्लाइमेट डील। तो इस केस में कुछ खास फ़र्क पड़ेगा नहीं। अगर आज यूएस ने ऑफिशियली पुल आउट किया है, कल अगर जो बिडेन बन जाते हैं प्रेसिडेंट, देन यूएस विल अगेन ज्वाइन पेरिस क्लाइमेट डील। लेकिन अगर डोनाल्ड ट्रंप बनते हैं प्रेसिडेंट, देन इन दैट केस यूएस विल कंटिन्यू टू रिमेन आउट ऑफ पेरिस क्लाइमेट डील। तो लॉट डिपेंड्स कि इसका ओवरऑल प्रैक्टिकल इम्पैक्ट कितना हो रहा है। इट लॉट डिपेंड्स ऑन द इलेक्शन रिजल्ट, जो आज या कल सुबह तक तो आ ही जाएगा। इस टॉपिक के बेसिस पे हमने आपको ये प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखा है। यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने आपको यहाँ पे हिंट्स दे रखा है। इस हिंट्स की मदद से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। द नेक्स्ट आर्टिकल इज टेकन फ्रॉम नेशनल सेगमेंट। इट इज़ अबाउट स्पेशल कोर्ट्स टू बी established फॉर MPs एंड MLAs। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस पेपर 3 गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू। सो देखो, सबसे पहले स्पेशल कोर्ट्स का मतलब समझ लेते हैं। देखो, किसी भी स्पेशल पर्पस को डील करने के लिए,
किसी भी स्पेशल मैटर को एडजुडिकेट करने के लिए अगर कोई कोर्ट इस्टेब्लिश किया जाए तो उसको हम लोग कहते हैं स्पेशल कोर्ट। फॉर एग्जांपल फैमिली कोर्ट्स होते हैं जो डिवोर्स वगैरह के या चाइल्ड कस्टडी वाले मैटर्स को देखते हैं, उसको हम लोग कहते हैं वो एक तरह का स्पेशल कोर्ट हो गया जो फैमिली डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करता है। तो इस तरह के स्पेसिफिक डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने के लिए जो कोर्ट्स इस्टेब्लिश किए जाते हैं उसको हम लोग कहते हैं स्पेशल कोर्ट। दे आर डिफरेंट फ्रॉम फास्ट ट्रैक कोर्ट्स। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स किसी भी स्पेसिफिक मैटर के लिए नहीं होता है। फास्ट ट्रैक कोर्ट का पर्पस होता है कि जो केसेस हैं उसको जल्दी जल्दी ख़त्म करें। सो फास्ट ट्रैक कोर्ट्स आर इस्टेब्लिश्ड इन ऑर्डर टू एडजुडिकेट और रिजॉल्व द जुडिशियल बैकलॉग्स। जो बैकलॉग वाले केसेस हैं उनको जल्दी जल्दी निपटाया जाए। अब देखो स्पेशल कोर्ट्स कैन बी इस्टेब्लिश्ड ओनली विथ हेल्प ऑफ अ स्टैच्यूट और लॉ। तो स्पेशल कोर्ट बनाने के लिए कानून के मदद से स्पेशल कोर्ट बन सकता है, जबकि फास्ट ट्रैक कोर्ट कैन बी इस्टेब्लिश्ड थ्रू एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ओनली। द फास्ट ट्रैक कोर्ट्स को बनाने का जो रिकमेंडेशन था दैट केम फॉर द फर्स्ट टाइम बाय 11th फाइनेंस कमीशन। तो 11th फाइनेंस कमीशन ने कहा था कि फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बना करके जल्दी जल्दी जो पेंडिंग केसेस हैं उसको रिजॉल्व कराना चाहिए। अब करंट इशू पे आ जाते हैं, करंट न्यूज़ पे आ जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेज के बेंच ने कहा है कि स्पेशल कोर्ट बनानी चाहिए। अ स्पेशल कोर्ट शुड बी क्रिएटेड टू एक्सपीडिशियसली ट्राई द सिटिंग एंड फॉर्मर MPs एंड MLAs accused ऑफ वेरियस क्राइम्स। तो जो भी हमारे MP या MLA हैं, या तो सिटिंग MP MLA हैं या फॉर्मर MP MLAs हैं, यानी कि लेजिस्लेचर्स हैं, उनके खिलाफ जो भी केसेस चल रहे हैं, क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं, उसको रिजॉल्व करने के लिए एक स्पेशल कोर्ट बनाना चाहिए। उनको जल्दी जल्दी रिजॉल्व करने के लिए एक स्पेशल कोर्ट बनाना चाहिए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। अब इसका थोड़ा एनालिसिस देख लेते हैं। द एनालिसिस ऑफ सेटिंग ऑफ अ स्पेशल कोर्ट फॉर लेजिस्लेटर्स। इसके फ़ायदे क्या होंगे? इट विल रिड्यूस द क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स के अंदर जितने भी क्रिमिनल एलिमेंट्स हैं उनको कम किया जा सकता है, क्योंकि अगर जल्दी जल्दी पॉलिटिशियंस के खिलाफ अगर जो केसेस हैं उनको जल्दी जल्दी निपटाया जाए तो नेचुरली पॉलिटिशियंस कोई भी क्रिमिनल केस एक्टिविटी करने से पहले सोचेंगे। अगर अभी हम डाटा देखें तो हमें पता चलेगा कि जो हमारे सिटिंग MP या MLAs हैं हमारे देश में, कम से कम 2500 ऐसे MP या MLA हैं हमारे देश के अंदर जिनके खिलाफ कोई ना कोई केस चल रहा है, क्रिमिनल केस चल रहा है कोर्ट के अंदर। तो दैट इज़ द इम्पैक्ट और दैट इज़ द लेवल ऑफ क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। कितने सारे क्रिमिनल एलिमेंट्स हमारे यहाँ पॉलिटिक्स में घुसे हुए हैं। और अगर हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बना दिया, स्पेशल कोर्ट्स बना दिया, तो नेचुरली क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स कम होगा हमारे देश के अंदर। एंड इट विल इस्टेब्लिश पब्लिक फेथ इन जुडिशियरी। अभी कैसा है कि जब इन क्रिमिनल पॉलिटिशियंस के अगेंस्ट जल्दी एक्शन नहीं लिया जाता है तो हमें लगता है कि जुडिशियरी भी बिकी हुई है एंड द पब्लिक फेथ गेट्स इरोडेड इन द जुडिशियल सिस्टम ऑल्सो। लेकिन अगर इनके लिए स्पेशल कोर्ट बना दिया जाए तो लोगों का फेथ भी जुडिशियल सिस्टम में और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, फर्म होगा। लेकिन इसके अपने चैलेंजेज भी, अपने इशूज़ भी हैं। एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो आर्ग्यूमेंट है कि कोर्ट शुड बी ऑफेंस सेंट्रिक नॉट ऑफेंडर सेंट्रिक। ये एक बेसिक आइडिया है कि आप किसी एक पर्टिकुलर तरह के लोगों के लिए स्पेशल कोर्ट नहीं बना सकते। आपको अलग अलग ऑफेंसेस के लिए आप कोर्ट बना सकते हैं। स्पेशल कोर्ट्स आर क्रिएटेड फॉर स्पेशल मैटर्स नॉट फॉर स्पेशल पीपल। ये आपको आइडिया समझना है। इट शुड बी ऑफेंस सेंट्रिक और ए मैटर सेंट्रिक, इट कैन नॉट बी ऑफेंडर सेंट्रिक। फॉर एग्जांपल इन्वायरमेंट के लिए कोर्ट्स बनाए गए, पहले स्पेशल कोर्ट्स की बात की गई थी, फिर तो ट्रिब्यूनल बना दिया गया। बट आप मैटर स्पेसिफिक कोर्ट्स बना सकते हैं। स्पेशल कोर्ट्स कैन बी मैटर स्पेसिफिक, इट कैन नॉट बी पर्सन स्पेसिफिक। वो इस तरह का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। सो कॉन्टेक्स्ट वाइज और कॉन्सेप्ट वाइज इट अपीयर्स टू बी इलॉजिकल और इनकंसिस्टेंट। उसके अलावा यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सरकार को इस तरह के स्पेशल कोर्ट्स बनाने चाहिए ताकि वो मैटर्स को MP और MLA के खिलाफ जो केसेस हैं उसको जल्दी जल्दी रिजॉल्व करे। अब इसमें भी थोड़ी सी इनकंसिस्टेंसी है। केसेस को जल्दी जल्दी रिजॉल्व करने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट होते हैं और किसी स्पेशल तरह के मैटर्स को लेने के लिए स्पेशल कोर्ट्स होते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये दो चीज़ों को मिक्स करने की बात कह दी है। स्पेशल कोर्ट बनानी चाहिए MP MLA के लिए, यानी कि स्पेशल मैटर्स MP MLA के लिए, और जल्दी निपटाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाना चाहिए। सो सुप्रीम कोर्ट इज मिक्सिंग टू थिंग्स।
इट इज़ ट्राइंग टू हैव अ हाइब्रिड ऑफ स्पेशल कोर्ट एज वेल एज फास्ट ट्रैक कोर्ट। और इन दोनों तरह का, इस तरह का हाइब्रिड का कॉन्सेप्ट अभी तक है नहीं। स्पेशल कोर्ट बनता है थ्रू अ लॉ, जबकि फास्ट ट्रैक कोर्ट बनता है थ्रू एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। अब एक जो हाइब्रिड कॉन्सेप्ट की स्पेशल भी हो और फास्ट ट्रैक भी हो, जो इस केस में सुप्रीम कोर्ट चाह रही है, उसके लिए कोई स्पेसिफिक प्रोविजन अभी तक है ही नहीं। सो दिस इज द अनदर इशू एसोसिएटेड विद द डायरेक्शंस गिवन बाय द सुप्रीम कोर्ट टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उसके लिए एक प्रॉपर कानून बनाना चाहिए या फिर सुप्रीम कोर्ट को क्लैरिफाई करना चाहिए कि कैसे इस तरह का कोर्ट बनाया जा सकता है। देन ओनली सच कोर्ट कुड बी एस्टैब्लिश्ड। इट इज अ स्पेशल प्लस फास्ट ट्रैक कोर्ट कॉन्सेप्ट। सुप्रीम कोर्ट ने हाल फिलहाल में और भी कई सारे स्टेप्स लिए हैं इन ऑर्डर टू मिनिमाइज क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स के अंदर क्रिमिनल एलिमेंट्स को कम करने के लिए 2-3 महीने पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक और जजमेंट दिया था, एक और डायरेक्शन दिया था, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हर एक पॉलिटिकल पार्टीज़ को अपने अपने कैंडिडेट्स के अगेंस्ट कौन कौन से क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं उसको डिटेल में बताना होगा ऑन देयर ऑफिशियल वेबसाइट एंड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। और पार्टीज़ को डिटेल में फिर ये भी बताना होगा कि आखिर आपने इस कैंडिडेट को क्यों सेलेक्ट किया है। मान लो किसी पार्टी ए ने किसी कैंडिडेट XYZ को टिकट दिया है, तो पहले तो उस पार्टी को अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे बताना होगा कि इस XYZ के खिलाफ कौन कौन से केसेस चल रहे हैं। और अगर केसेस चल रहे हैं तो उस पार्टी को ये भी बताना होगा कि आखिर उसने, इस पार्टी ए ने XYZ को टिकट दिया क्यों, और प्रॉपर जस्टिफिकेशन देना होगा। एंड विनेबिलिटी कैन नॉट बी साइटेड एज ए रीजन। आप ये नहीं बोल सकते कि XYZ के जीतने के चांसेस ज़्यादा हैं इसलिए हमने इसको टिकट दे दिया। दिस कैन नॉट बी एन आर्ग्यूमेंट, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और इलेक्शन कमीशन को जिम्मेदारी दी गई है कि ये जो डायरेक्शन है सुप्रीम कोर्ट का, इसको प्रॉपरली फॉलो किया जाए। और अगर ये नहीं होता है प्रॉपरली फॉलो, तो इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का चार्ज लगाया जाएगा। और इसको पहली बार इंप्लीमेंट किया जा रहा है इन द ऑन गोइंग बिहार इलेक्शन। तो जो बिहार में अभी इलेक्शन चल रहा है उसमें सारे के सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ ने अपने अपने कैंडिडेट्स के अगेंस्ट जो जो क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं उसका डिटेल में डिटेल्स दिया है और ये भी बताया कि आखिर उन्होंने इस कैंडिडेट को सेलेक्ट क्यों किया है। अब आप डाटा देख करके आपको समझ आ जाएगा कि क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स का लेवल कितना हाई है हमारे देश में। कम से कम 89% ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं बिहार इलेक्शन के अंदर जहाँ पे 3 या उससे ज़्यादा कैंडिडेट्स के खिलाफ क्रिमिनल केसेस चल रहा है। पहले तो ये बातें पता ही नहीं चलती थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस डायरेक्टिव के बाद अब पता चला है 90% तक ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं जहाँ पे कम से कम 3 कैंडिडेट्स हैं जिनके खिलाफ क्रिमिनल केसेस हैं। सो दिस एक्सप्लेन्स, दिस हाईलाइट्स द लेवल ऑफ क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स इन इंडिया। इस टॉपिक के बेसिस पे हमने आपको ये प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखा है। यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। The next article is taken from Science and Technology segment. It is about Pinaka guided missile. This topic is important from our syllabus, paper 4, Science and Technology point of view, indigenization of technology. पिनाका गाइडेड मिसाइल। देखो, पिनाका इज़ एन इंडिजीनस यानी कि देश में हमारा खुद का बनाया हुआ मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्च सिस्टम। मल्टी बैरल मतलब इसके साथ इसके अंदर बहुत सारे बैरल्स लगे होते हैं और एक बार में कई सारे रॉकेट्स को ये फायर करता है। एंड दिस हैज़ बीन डेवलप्ड बाय DRDO for Indian Army. This is the navigation system of this missile is added by Indian Regional Navigation Satellite System. तो ये जो हमारा ये जो 7 इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम्स जो हैं वो इसको गाइड करते हैं, इस पिनाका मिसाइल के पाथ को गाइड करते हैं। आपको पता है कि मिसाइल्स को चलने के लिए, उनको नेविगेट करने के लिए या डायरेक्शंस प्रोवाइड करने के लिए सैटेलाइट सपोर्ट चाहिए होता है और ये सैटेलाइट सपोर्ट इनको मिलता है थ्रू दिस इंडियन रीजनल नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम के थ्रू। ये जो पिनाका का ओरिजिनल वर्जन था पहले वाला, उसको हम लोग कहते हैं मार्क 1, उसका रेंज खाली 40 किलोमीटर्स तक था। अब हमने मार्क 2 और मार्क 3 को भी टेस्ट कर लिया जिसका रेंज ज़्यादा है, 60 to 90 किलोमीटर तक का है। ये जो पिनाका मिसाइल्स हैं वो एक बार में 12 रॉकेट फायर कर सकते हैं। जो पिनाका एक्चुअली में समझो तो ये पिनाका रॉकेट ना होकर के रॉकेट का बैरल है। बैरल मतलब जहाँ से उसको फायर किया जा सकता है और एक बार में इसमें 12 रॉकेट फायर किए जा सकते हैं। 12 रॉकेट्स पर मिनट कैन बी फायर्ड फ्रॉम दिस पिनाका बैरल। ये जो पिनाका नाम है दैट हैज़ बीन गिवन आफ्टर द नेम ऑफ बो ऑफ लॉर्ड शिवा। तो जिस तरह से ये धनुष था लॉर्ड शिवा का, उसका नाम था पिनाका, उसी नाम के आगे फिर ये पिनाका गाइडेड मिसाइल बैरल का नाम रखा गया। एक बार में वो 12 रॉकेट फायर कर सकता है। In our segment most probable PD topics for upcoming APSC, we will cover topic number 163 to 165. Topic number 163 is
about Dibru-Sakhowa National Park. Its area is 340 square kilometer. It was declared national park on 9th March 1999. Its location is in Dibrugarh and Tinsukia. Please attempt this question that is based on topic number 163. Topic number 164 is about Manas National Park. Its area is about 500 square kilometer. It was declared a biosphere reserve in 1973, UNESCO World Heritage Site in 1985, and National Park in 1990. Its location is in Chirang, Buxa district. Please attempt this question that is based on topic number 164. Topic number 165 is about Kaziranga National Park. Its area is about 430 square kilometer. The Assam government has approved addition of 30.53 square kilometer area to this Kaziranga National Park. It was formed a reserve forest in 1908 on recommendation of Mary Curzon. And the national park, it was declared national park on 11th February 1974. It was declared World Heritage Site by UNESCO in 1985. Its location is in Nagaon, Golaghat and Sonitpur. Please attempt this question that is based on topic number 165. This is the answer of question number 160 to 162 that we are given in yesterday's newspaper analysis. Today's question can be attempted by students and you can submit the answer in the comment section. We will be sharing answer of these questions in tomorrow's newspaper analysis. कल जो हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं. डबल फोर्टिफाइड सॉल्ट में आयोडीन और आयरन होगा, सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए. सेकंड क्वेश्चन वाज अबाउट पीएम स्वनिधि स्कीम. इट एम्स एट प्रोवाइडिंग वर्किंग कैपिटल टू द स्ट्रीट वेंडर्स. बिल्कुल सही स्टेटमेंट है. स्ट्रीट वेंडर्स कैन टेक लोन अप टू ₹25,000. दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग. दे कैन टेक लोन अप टू 10,000 ओनली, सो द करेक्ट आंसर विल बी अगेन ऑप्शन ए. That's all from our side for today. Thanks for watching.